नेक्स्ट इज योर एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस का देखा, इंडक्टेंस का देखा, अब किसका देखेंगे, कैपेसिटर का देखेंगे। इस केस में क्या होगा, हमें पता है कि जैसे ही हम सोर्स देंगे, एसी सोर्स देंगे, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा जीरो से मैक्सिमम में, कि कुछ वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो कुछ क्यू नोट वैल्यू थी उसकी, अब क्या हो गया, कितना अमाउंट, अब उसको चार्ज करने में भी कुछ अमाउंट करेंगे ना, हम वर्क करेंगे, वो जो हमने वर्क किया कैपेसिटर में किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में। और वो जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 सी वी नॉट स्क्वायर हो जाएगी। और हमें पता है वी नॉट क्या है, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। We can show that the energy drawn from the source during charging of a capacitor is returned back to the source during discharging। अब हमें ये भी पता है कि एक बार चार्ज होगा तो दूसरी बार क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा। तो यानी क्या हो जाएगी, सारी एनर्जी वापस कहाँ आ गई, सोर्स के पास आ गई। ठीक है, तो इस केस में हमें पता है एक साइकिल कंप्लीट हो गई, चार्ज डिस्चार्ज। तो दैट मीन्स जब गया वापस गया तो कुछ वैल्यू सेम होगी। तो दैट मीन्स कंप्लीट साइकिल में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, उसकी 0 आनी चाहिए। ठीक है, हम इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे, हमने कितनी दी, वोल्टेज दी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और कैपेसिटेंस के केस में हमें पता है करंट हमेशा क्या होता है, हमारा लीड करता है किसको, वोल्टेज को, कितने फेज से, π/2 फेज से। ठीक है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इंडक्टेंस के केस में हमने माइनस लगाया था क्योंकि हमारा लैग बिहाइंड करता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब हमें पता है वर्क डन कैसे निकालते हैं, 0 से t EI/dt करते हैं। इसकी इन दोनों की वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। जब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ऐसे ही ये क्या बन गया, 2 साइन ओमेगा टी बन गया। ठीक है, और 2 साइन ओमेगा टी हमने लास्ट केस में जब हमने देखा, हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमें कितनी वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है। ठीक है, तो अब इंडक्टेंस के केस में भी 0 था। एवरेज पावर सप्लाई टू एन आइडियल इंडक्टर बाय अ सोर्स ओवर कंप्लीट साइकिल ओवर AC इज ऑल्सो 0। इसने आइडियल क्यों बोला, क्योंकि अगर आइडियल के केस होगा तो ही तो क्या होगा, हमारी कोई डैम्प्ड ऑसिलेशंस नहीं होएंगी। मतलब वो एनर्जी कुछ जो हमारी एनर्जी थी एज इट इज़ कैपेसिटेंस में स्टोर हुई, वापस सोर्स में आ गई। बट अगर क्या होगा, हमारा आइडियल नहीं होगा जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकल के केस में हम इसको क्या देखते हैं, हमारी कुछ ना कुछ जो ऑसिलेशंस होती हैं, कुछ एनर्जी होती है, वो क्या हो जाती है, डैम्ड हो जाती है। ठीक है, कुछ एनर्जी कंजर्व हो जाती है बीच में, तो उस केस में हमारी कुछ वैल्यू और आएगी। ठीक है, इनफैक्ट वॉट एवर एनर्जी इज नीडेड इन बिल्डिंग अप वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिटर्न बैक टू द सोर्स ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी एनर्जी उसको चार्ज करने में लगी उतनी ही डिस्चार्ज करने में लगी, तभी उसकी वैल्यू क्या आई, हमारी 0 आई। ठीक है, नेक्स्ट इज योर हमारा क्या होगा, अब हम अभी तक हमने क्या निकाली थी, एवरेज पावर किसकी देखी थी, अलग अलग के केस में देखी थी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, जब हमारा RLC सर्किट यानी हमारा रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है, इस केस में हमारी एवरेज पावर की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। ठीक है, E की वैल्यू हमें पता है, हमने क्या दिया, E नॉट साइन ओमेगा टी। बट हमें पता है I क्या करेगा, या तो लैग बिहाइंड करेगा, ठीक है, या तो उसकी वैल्यू क्या होएगी, वो लीड्स करेगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि एंगल क्या है, बट हमें ये पता है कि एक फेज डिफरेंस ज़रूर होता है। अगर उसके अंदर फेज डिफरेंस है तो हम क्या के लिए कंसिडर करके चलते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट टी टाइम पे हमें पता है पावर क्या होता है, dw/dt एंड दैट इज इक्वल्स टू E इंटू आई होता है हमारी पावर की वैल्यू। ठीक है, तो dw/dt हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 कर देंगे। अब क्या होगा हमारा, इन दोनों को तो हमने क्या ले लिया, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स थे उनको तो ले लिया, बाहर ले लिया। ये क्या हो गया आपका साइन ओमेगा टी, इसको भी बाहर ले लिया हमने। इसको क्या कर लिया, हमने खोल लिया साइन ए माइनस बी की टर्म्स में, साइन ए कोस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से भी साइन आ गया, यहाँ से भी साइन आ गया, तो ये साइन स्क्वायर हो गया, ये कोस फाई हो गया। ऐसे ही हमने क्या किया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी और साइन फाई हो गया यहाँ से हमारी वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगी। अब वही हम लेंगे, इंस्टेंटेनियस का केस लेके चलेंगे। ठीक है, उस केस में हमारा क्या होगा, किसी स्मॉल वर्क डन, किसी स्मॉल टाइम में कितना होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, दैट इज़ dw। ठीक है, dt क्या चला जाएगा, हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा। जब उसको ओवरऑल इंटीग्रेट कर देंगे हमारी, तो क्या आ जाएगी, हमारी वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या लिया, 0 से t उसको इंटीग्रेट कर दिया, ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतार ली। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन साइन लगा दिए दोनों की वैल्यूज़ पे।
जब हमने देखा हमने कोस फाई क्या है हमारा फेज़ एंगल, तो हमने क्या देखा हमारे हमेशा हमारा फिक्स रहता है। सपोज़ क्या करो, अगर आई क्या कर रहा है पाई बाय 2 कर ऐसे हमारी क्या है पाई बाय 2 कुछ वैल्यू है, तो जब ये ऐसे होगा तो ये पूरा का पूरा मूव करेगा ना, तो यानी एंगल तो कभी चेंज नहीं होगा इसके बीच में। फाई एंगल क्या है कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको क्या ले लिया बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया सिर्फ ओमेगा रह गई दोनों में टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, जब हमने इसकी वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गई t/2 वैल्यू आ गई। दिस इज ऑल मैथमेटिकल, यू हैव टू डू इट एट योर होम। नेक्स्ट जब q और मैंने लास्ट बताया था 0 से t, जब sin 2 ओमेगा t लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या वैल्यू आएगी आपकी 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। एक 0 आ गई, एक हमारी क्या थी बाहर वैल्यू थी, वो कितनी थी E0 I0 cos फाई थी। E0 I0 cos फाई इंटू t/2 ले लेंगे हम इसको यहाँ से, ठीक है। और हमें पता है पावर क्या होता है W/T होती है, T से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू क्या रह जाएगी यहाँ से E0 I0 cos फाई। अब हमने इसको क्या किया डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है। या और ये हमारे पास क्या था t/2 था, ये हमारा 2 से डिवाइड हो गया, इसको √2 और √2 लिख दिया हमने। अब हमें पता है E0/√2 क्या देता है हमें वर्चुअल या RMS वैल्यू, ठीक है। और ये भी क्या देता है वर्चुअल या RMS वैल्यू देखिए, तो P कितना हो गया EV/IV इंटू cos फाई। रेजिस्टेंस के केस में P कितना था EV और IV था सिर्फ, इस केस में क्या हो गया cos फाई भी, यानी जो आपका फेज डिफरेंस था वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं अलग अलग रिलेशंस देखते हैं। अब RL के केस में हमें पता है यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, इस केस में कैपेसिटेंस 0 हो जाएगी, तो Z कितना है R² प्लस ZL² हो जाएगा। कोस फाई क्या हो जाएगा इस केस में सिर्फ R और Z के केस में R/Z हो जाएगा। ऐसे ही जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लेंगे तो इस केस में अब इंडक्टेंस को 0 कर देंगे तो इम्पिडेंस आ जाएगी। ऐसे ही कोस फाई लेंगे, ठीक है। कोस फाई का हमने फॉर्मूला पहले फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो उस केस में अब हम क्या कर देंगे इसको 0 कर देंगे L को, तो R/Z रह जाएगा इस केस में। ऐसे ही जब हम L और C लेंगे इस केस में Z क्या हो जाएगा XL माइनस XC हो जाएगा। फाई कितना हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब हम RLC सर्किट लेके कंसिडर करेंगे इसको, इस केस में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी Z = R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कोस फाई कितना हो जाएगा R/Z हो जाएगा। और जितने भी हमारे इंडक्टिव सर्किट्स होते हैं हमें पता है कि उसकी RMS वैल्यू किसके इक्वल होएगी हमारी ERMS ओवर Z, हमारी इम्पिडेंस के। इम्पिडेंस क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने इस केस में तीनों लिए, R भी लिया, L भी लिया और C भी ले लिया। नेक्स्ट इज योर पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट, ठीक है। AC सर्किट का पावर फैक्टर निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इट इज़ द रेशियो ऑफ ट्रू पावर ओवर अपरेंट पावर। मीन्स उसकी जो ट्रू पावर होगी या उसकी जो हम वर्चुअल पावर होगी, जब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा पावर फैक्टर आ जाएगा, और वो क्या देता है हमें cos फाई वैल्यू देता है, ठीक है। और ये हमने क्या ले ली ट्रू पावर, ठीक है, R/√R² प्लस XL माइनस XC²। और ये हमें पता क्या देता है इम्पिडेंस देता है, हमने इम्पिडेंस ट्रायंगल से देखा था, ठीक है। तो हमने इसको किसके इक्वल लिख दिया R/Z के इक्वल लिख दिया, ठीक है। अब ये तो किसके केस में था इंडक्टिव के केस में था। अगर हम क्या देखते हैं नॉन इंडक्टिव के केस में देखते हैं, उस केस में हमें पता है XL और XC क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर इन दोनों को इक्वल रख देंगे तो इस केस में क्या रह जाएगा सिर्फ R² रह जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो R/√R², ठीक है। दैट मीन्स R/R दैट इज़ 1। और हमें पता है cos फाई की वैल्यू 1 किस पे होती है, फाई = 0 पे होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन अ प्योर इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर। फाई की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। ये क्या है हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा प्योर इंडक्टर या कैपेसिटर के केस में। फाई क्या होगा जब हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है, फाई 90 होगा। दैट मीन्स जो आपका पावर फैक्टर कितना आ गया उस केस में 0 पावर फैक्टर आ गया। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर P = अब हम P कितना डालेंगे, हमारा कितना देखा हमने 90 डिग्री देखा, ठीक है। जो हमने पावर RLC के केस में निकाली थी कितनी थी EV/IV cos 90 थी, और cos 90 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। देयरफॉर करंट थ्रू प्योर L और C which consumes no power for its maintenance in the circuit is called ideal current या wattless current. This we will study in next part.